हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो बेस्ड होने वाली है आपकी अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम स्टडी करते हैं किसकी, दो देशों के मध्य आपके कैसे संबंध है। ये संबंध आपके दो देशों के मध्य भी हो सकते हैं या दो से अधिक देशों के मध्य भी हो सकते हैं। वो संबंध आपके विभिन्न प्रकार के होते हैं, चाहे राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, अन्य संबंध हो। तो इसको कहा जाता है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चाहे भारत और अमेरिका के संबंध हो, अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध हो, तो इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, रिलेशन है, वहां पे देशों के मध्य संबंधों की बात करते हैं। ओके, अब आता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब है आपका किसी चीज को देखने का तरीका या नजरिया। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, किस नजरिए से, किस तरीके से आप किसी चीज को देखते हैं। जब हम दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का आपका जो दृष्टिकोण है, जो अप्रोच है, जो उपागम है, वो आपकी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग अलग है, इसलिए देखने का जो तरीका है वो भी आपका अलग अलग। उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं, ये है आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ओके, यहाँ पे आपके बहुत सारे देश हैं। तो ये है आपके दो व्यक्ति, ए और बी। तो इन दोनों का इस व्यवस्था को देखने का अपना नजरिया है। ए व्यक्ति अपने नजरिए से देखता है और बी अपने नजरिए से इस व्यवस्था को देखता है, इसको देखता है, उसके बारे में अपने विचार देता है, उसको ऑब्जर्व करता है कैसे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो आपकी चलती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं दो व्यक्तियों की, तो दोनों व्यक्तियों के विचार जो है आपके अलग अलग होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखने का पहले नजरिया अलग होगा, फिर दोनों व्यक्ति अपनी अपनी थ्योरी देंगे, अपने अपने आपके विचार देंगे। तो इन्होंने जो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में आपके विचार दिए, वो विचार आपके जरूरी नहीं वो आपका 100% सत्य हो। यानी हर व्यक्ति, मतलब दो व्यक्ति की सोच एक जैसी तो नहीं हो सकती, दो व्यक्तियों का देखने का नजरिया आपका एक जैसा तो नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का अपना अलग अलग तरीका है और दोनों ने अपनी थ्योरी दी, अपने अपने व्यू से दोनों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से किसी व्यवस्था को देखा और अपनी थ्योरी दी। वो थ्योरी 100% आपकी सत्य हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक यानी कमियां पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे पास आपके दृष्टिकोण आते हैं, यानी देखने का नजरिया। तो दो उपागम आपके पास आते हैं। एक होता है आपका आदर्शवादी उपागम, दूसरा होता है आपका यथार्थवादी उपागम, यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म जो आपके अप्रोच है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण सैद्धांतिक उपकरण है जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और परिघटनाओं को समझने के लिए हम करते हैं। बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं और इनका उपयोग हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए करते हैं कि क्या क्या हो रहा है आपका विश्व में, वर्तमान समय में आपका विश्व में क्या हो रहा है, क्या वर्तमान समय में जो व्यवस्था है वो आपकी आदर्शवादी तरीके से चल रही है या आपकी यथार्थवादी तरीके से चल रही है। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है आपका, कोई भी दृष्टिकोण आपका क्या नहीं हो सकता है, पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकता है। हम कभी नहीं कह सकते कि दो व्यक्तियों के विचार एक मतलब सत्य है। दोनों व्यक्तियों का अपना अपना दृष्टि अलग अलग सोचने का तरीका है, इसलिए हम पूरी तरह से उनको निष्पक्ष नहीं कहेंगे, पूरी तरह से अनबाइस्ड है ये, मतलब पूरी तरह से, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपात हो सकता है, पूरी तरह से आपसे स्वाभाविक नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अप्रोच का अध्ययन करते हैं। तो समझ में आ गया कि अप्रोच का सिंपल सा मतलब होता है देखने का नजरिया। तो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक है आदर्शवाद, एक है यथार्थवाद। दोनों अपने अपने तरीके से आपका क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को, जो सिस्टम है अंतर्राष्ट्रीय, जो पॉलिटिक्स है, उसको देख रही है। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे हमारे पास आता है तो आदर्शवाद आता है एक, दूसरा आता है यथार्थवाद। तो आदर्शवाद कब आया, कब विकसित हुआ आपका, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपका आदर्शवाद आता है। प्रथम विश्व युद्ध तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन में आदर्शवादी विचारधारा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की क्या कहा जाता है, उदारवादी विचारधारा भी कहा जाता है। आपका स्कूल ऑफ लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थ्योरी इसको कहते हैं। दूसरा आता है आपका यथार्थवाद, जो कि आपका इंटर वॉर पीरियड में, यानी
थोड़ा देर में बाद में आता है कौन सा, यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पे मैंने आइडियलिज्म की परिभाषा लिख ली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आदर्शवाद का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको आदर्शवाद क्या कहता है। तो आदर्शवाद जितने भी जो विचारक हैं आपके आदर्शवादी, चाहे महात्मा गांधी हो गया, प्लेटो हो गए, इसके अलावा वुड्रो विल्सन हो गए, नॉर्मन एंगल्स हो गए, तो ये सब क्या मानते हैं, ये सब मानते हैं कि दुनिया में जो मानव है वो आपका बहुत अच्छा है। मतलब इंसान जो है आपका बहुत अच्छा है, वो हमेशा कैसे रहना पसंद करता है, आपका प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करता है। कैसे रहना पसंद करता है, आपका प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करता है। लोग अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक दूसरे का सहयोग करते हैं, यानी कॉपरेशन करते हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना बनाए रखते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो जब ये सहयोग सद्भावना के साथ रहते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, तो ये चाहेंगे कि हमेशा शांति आपकी बनी रहे। ये चाहेंगे कि आपकी जो दोस्ती है आपकी कभी ना टूटे। ओके, तो ये बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमेशा आपकी क्या हो, शांति बनाए रखे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी शांति भंग हो और युद्ध जैसी आपकी स्थिति आए, आतंक जैसी स्थिति आए, बहुत सारे लोग आपका मर जाए। तो जो आदर्शवादी विचारक होते हैं वो आपका क्या मानते हैं कि मानव स्वभाव बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और युद्ध जैसी चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, इससे अराजकता फैल जाएगी, आतंक फैल जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, इस तरह से विचार देते हैं। तो आदर्शवादी जो कि नैतिकता को बल देते हैं, हमेशा शांति को बल देते हैं और एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। किसका प्रयास करते हैं कि हमें एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए। तो क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि जो आदर्शवादी होते हैं वो आपके युद्ध या आतंक में विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें युद्ध में विश्वास नहीं है और युद्ध को खत्म किया जा सकता है, यानी युद्ध को आपका क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, यानी युद्ध को आपका हटाया जा सकता है। तो इसकी बात करते हैं और बोलते हैं लोग बहुत अच्छे हैं। इस कारण से आदर्शवादियों का जो चश्मा है बहुत अच्छा है, आपका दुनिया को देखने का उनका जो नजरिया है बहुत अच्छा है। तो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां सब लोग आपसे क्या हो, सुरक्षित हो। तो ये था आपका आदर्शवादियों का मत। शाश्वत सत्य की बात करते हैं, हम युद्ध को खत्म कर सकते हैं। युद्ध एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा आपकी क्या हो सकती है, दुनिया नष्ट हो सकती है। इसलिए आदर्शवाद हमेशा नैतिकता की बात करता है। पीस, कॉपरेशन, सद्भाव, आपको जितने भी अच्छे वर्ड दिखेंगे वो सारे आपके कहाँ मिलते हैं, आदर्शवादियों में। अब देख लेते हैं आदर्शवाद की, ये यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दी है कि आदर्शवाद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में से युद्ध, भूखमरी, असमानता, अत्याचार, बल प्रयोग, दमन और हिंसा को समाप्त करके क्या करना है, एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है। और बोलता है कि जितना पैसा आप युद्ध, हथियार, बम बनाने में खर्च करते हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी में खर्च करते हैं, उससे अच्छा उस पैसे को आप कहाँ खर्च कीजिए, अपनी एजुकेशन को डेवलप करने में, अपने देश को विकास करने में, विज्ञान में खर्च कीजिए। इसलिए तो ये मानव को तर्कशील बनाने की बात करते हैं आदर्शवादी। तो ये बोलते हैं कि मनुष्य जो है एक तर्कशील प्राणी है, वो कभी भी अपने तर्क का उपयोग गलत कार्यों के लिए नहीं करेगा, कभी भी ऐसा निर्णय कभी नहीं लेगा जिससे कि युद्ध, आतंक जैसी समस्या आपकी उत्पन्न हो जाए। इसलिए ये बोलते हैं कि हमें अपनी जो धन है उसको अच्छे कार्य के लिए यूज करना है, जिससे हम बुराइयों से मुक्त एक अच्छी दुनिया आपका बना सके, एक ऐसा वर्ल्ड बना सके जहाँ पे सब सुरक्षित हो, कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार इस तरह से वो ना हो। तो ये था आपका आदर्शवादियों का मत। अब देख लेते हैं कि आदर्शवादियों की जो आदर्शवाद है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक और शाश्वत शांति की बात करते हैं आदर्शवादी। इसके सपोर्टर थे कौन, कांट। तो ये बोलते हैं कि दुनिया में शांति सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, तो आदर्शवादी हमेशा किसकी बात करते हैं, शांति की बात करते हैं और सारी जगह आपकी शांति की बात करते हैं, शांति। दूसरा आता है आपका बहुपक्षवाद, यानी मल्टीलैटरलिज्म। आपने सुना होगा कोल्ड वॉर के समय दो दुनिया जो है आपके दो ध्रुव में बटी थी। एक तरफ था यूएस, दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर, यानी सोवियत रसिया, जिसे आज रूस कहते हैं आप। तो वहां पे दुनिया दो ध्रुवों में, दोनों अपने
आप एक दूसरे मतलब एक हथियारों की होड़ चल रही थी। एक अपने परमाणु परीक्षण करता तो दूसरा भी परमाणु परीक्षण करता, एक अपना हथियार बढ़ाता तो दूसरा भी। उसके बाद कोल्ड वॉर का अंत हुआ 1991 में और सोवियत संघ का विघटन हुआ और विश्व एक ध्रुवीय बन गया। तो आदर्शवाद कभी नहीं चाहेंगे कि आपके पास कोई दो पावर पूरी दुनिया को लीड करे। आदर्शवादी कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका पूरे विश्व को चलाए अपने हिसाब से। वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया में आपके हर देश को पावर मिलनी चाहिए, मतलब मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करें, बहुत सारे पक्ष होने चाहिए आपके, ओके, इसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा आता है आपका महान भ्रम। तो क्या है महान भ्रम? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका नॉर्मन एंगल से। तो नॉर्मन एंगल जो कि जिनको बाद में आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला पीस के लिए, तो ये बोलते हैं कि कलम में बहुत सारी ताकत होती है। तो उन्होंने क्या लिखा अपने कलम से, अपनी पेन से, कि युद्ध में कभी भी कोई विजेता नहीं होता है। अगर कोई देश सोचता है कि मैंने युद्ध जीत लिया तो ये क्या है, उस देश का सबसे महान भ्रम है। तो युद्ध में कभी भी कोई विजेता नहीं होता है। युद्ध में हम हमेशा क्या करते हैं, हारते ही हारते हैं। अगर सपोज कोई देश जीत गया, आपका विजेता बन गया, तो वो विजेता नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो उसका महान भ्रम है। उसने बहुत सारी चीजें खोई है उस युद्ध में, अपनी मैन पावर को खोया है, यानी अच्छे लोगों को खोया है, अच्छे सैनिकों को खोया है। इसके अलावा बहुत सारा पैसा उसने क्या किया है, वेस्ट किया है, जिसको उसके अपने देश के विकास पे लगाना था। इसके अलावा ये बात करते हैं कि बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारी अराजकता फैल जाती है। तो कभी भी युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है, युद्ध में हमेशा हम हारते ही है। तो युद्ध को आदर्शवादी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे आपके। दूसरा आता है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। तो लोकतांत्रिक गणतंत्रवाद का ये आइडिया दो विचारकों ने दिया था, जिनका नाम है आपका माइकल डॉयल, ऐसा कुछ नाम है। तो ये भी पूछा जाता है ये विचार किसने दिया। तीसरा आता है सामूहिक सुरक्षा। तो सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है, अगर आपने एक पे अटैक किया तो ऐसा माना जाएगा कि सब पे आपने अटैक किया। एक उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा अमेरिका में 2001 में आपका वर्ल्ड ट्रेड सेक्टर पे हमला हुआ, और जिसको आप 9/11 भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ओसामा बिन लादेन थे, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर था अमेरिका का और पेंटागन था, उसके अंदर से जहाज बाहर निकाले और बहुत सारी तबाही मची थी। तो इससे पहले अमेरिका का कभी कोई रुख नहीं रहा आतंकवाद की तरफ। भारत पे आतंकवादी हमले होते थे, अमेरिका का मानना था ये सब झूठ है। लेकिन जब खुद पे आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका बहुत टूट गया था। तब अमेरिका ने घोषणा की कि हम पूरी दुनिया में से युद्ध को खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, आपका अफगानिस्तान पे सारे नाटो देशों ने अटैक कर लिया। अगर आप एक अमेरिका पे हमला करोगे तो नाटो के 32 देशों पे आपका अटैक माना जाएगा। यानी अगर आप हम में से किसी एक पे हमला करोगे तो हम सब टूट पड़ेंगे आप पे, इस तरह से। जैसे आपने सुना होगा बाहुबली मूवी में कि जो बाहुबली होता है वो बोलता है कि अगर आपने देवसेना पे हमला किया, आक्रमण किया, समझ लो आपने क्या किया, बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। तो इस तरह से हम इसको समझ लेते हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, मतलब सब एक के लिए, एक सब के लिए। तो ये बोलते हैं कि कोई भी जो देश है, चाहे नाटो है आपका उदाहरण, यूएन है, यूनाइटेड नेशन, तो ये क्या बोलते हैं कि सब एक के लिए, एक सब के लिए। यानी अगर एक देश जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, सब मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी अच्छे से उसको जब भी उसको जरूरत होगी तो हम सब देश उस पे हो गए। जैसे जापान जो है, अमेरिका ने 1945 में इसको तबाह कर दिया था, लेकिन अब क्या करता है, जापान की जो सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह कौन देखता है, आपका अमेरिका। तो इस तरह से ये बोलते हैं कि हमें क्या करना है, देशों को सपोर्ट करना है, मिलकर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं, समझ लो आपने एक पे अटैक किया तो पूरे से आपने अटैक कर लिया। ओके, तो ये था आपका आदर्शवादियों का मतलब। तो क्या समझ में आया, आदर्शवादी क्या है, बहुत अच्छे लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं, प्यार मोहब्बत से दुनिया चलती है, आपकी नैतिकता, शांति से दुनिया चलती है। दुनिया कभी युद्ध में विश्वास नहीं करती है, युद्ध को हटाया जा सकता है। युद्ध के कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें नष्ट हो सकती है, बहुत सारी आपकी हानि हो सकती है। और आपका किसमें विश्वास करते हैं, सामूहिक सुरक्षा में विश्वास करते हैं। जैसे आप देखेंगे नाटो
जैसे अभी चल रहा है, अगर किसी देश ने ग्रीनलैंड पे हमला किया, क्योंकि डेनमार्क जो है आपका नाटो का मेंबर है, तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी उल्टी पड़ गई। अमेरिका भी आपका नाटो का मेंबर है, तो प्रोविजन ये था कि अगर कोई किसी नाटो देश पे हमला करता है तो सारे नाटो देश पे वो अटैक माना जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अमेरिका खुद नाटो का मेंबर है, तो यहाँ पे वहां पे किसी भी चीज का ऐसा लिखा नहीं है आपके आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 5 का प्रयोग केवल एक बार हुआ था 2001 में, कहाँ पे, आपका अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे आपका पूरी दुनिया, अभी आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए आपका, तो वहां पे जितने भी यूरोपियन जो देश है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, तो सारे आपके डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध हो गए कि हम ग्रीनलैंड को आपको नहीं देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आता है आपका 14 पॉइंट ऑफ वुड्रो विल्सन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं और इन्होंने राष्ट्र संघ बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था कि हमें दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए आपकी क्या चाहिए, एक संस्था चाहिए जो दुनिया में आपका शांति बनाए रखे। तो शांति का इन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो इसी कारण से 10 जनवरी 1920 को आपकी क्या होता है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है। फिर वर्साई की संधि होती है। जर्मनी पे बहुत सारी चीजें आपकी थोपी जाती है कि पूरे जो युद्ध है उसका जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया जाता है। और इसमें गिल्ट क्लॉज के बारे में सुना होगा आपने। तो जर्मनी को पूरे मतलब बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तभी आपका यहीं से आपकी दूसरे विश्व युद्ध की एक तरह से नींव बन चुकी थी, जो वर्साई की जो अपमानजनक संधि कहते हैं उसको, जर्मनी से लाती गई थी। तो यहीं से आपका हिटलर का उदय होता है। आपने पढ़ा होगा कि दूसरा विश्व युद्ध कैसे हुआ। पहले हिटलर ने बोला कि मेरे को स्लोवाकिया चाहिए, लेकिन हिटलर पूरा चेकोस्लोवाकिया को खा गया। इस तरह से उसने पोलैंड पे आक्रमण किया। तो हम यहीं से आपके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। एक तरह से नींव बन चुकी थी जो वर्साई की संधि थी। उसके बाद राष्ट्र संघ बनाया था, लेकिन राष्ट्र संघ विश्व युद्ध को रोकने में आपका क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अमेरिका खुद उसका मेंबर नहीं था। जिसके राष्ट्रपति ने ये प्रस्ताव पारित किया था वही खुद उसका मेंबर नहीं था, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट ने उसको रेक्टिफाई आपका नहीं किया है। तो कोई भी चीज आपको अपनी पार्लियामेंट में रेक्टिफाई करनी होती है। तो दोनों जिसके मध्य बाद में शीत युद्ध चला आपका, दोनों इसके मेंबर आपके नहीं थे। तो इस तरह से जो 14 पॉइंट है वो वुड्रो विल्सन ने 8 जनवरी 1918 को वो दिए थे। 14 पॉइंट, जो 14वां पॉइंट है उसी के तहत आपकी राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो मैंने बताया कि आदर्शवादी विचारक कौन कौन से हैं। प्लेटो है आपका, महात्मा गांधी है, वुड्रो विल्सन है, अल्फ्रेड जीमन है आपके, फिलिप नोएल बाकर है, नॉर्मन एंगल्स है। तो देख लेते हैं इसमें। तो आपका जो वुड्रो विल्सन है वो आइडियलिज्म से आपके बिलोंग करते हैं और इन्होंने 14 पॉइंट दिए थे आपके दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। फिर आता है आपका अल्फ्रेड जीमन, इनकी बुक है द लीग ऑफ नेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। तो ये इनकी बुक है। फिर आता है फिलिप नोएल बाकर, तो ये निशस्त्रीकरण के आपके प्रचारक थे। फिर आता है पार्कर थॉमस मोर, तो इन्होंने बुक लिखी आपकी इंपीरियलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फिर आता है नॉर्मन एंगल, यही ग्रेट इल्यूजन, युद्ध में कभी कोई विजेता नहीं होता है, युद्ध में हमेशा आप हारते हो। अगर आप मानते हो कि मैंने युद्ध जीत लिया तो ये आपका भ्रम है कि आपने कोई युद्ध नहीं जीता है, आपने बहुत कुछ खोया है। फिर आता है बर्टन रसेल, तो ये सारे आपके आदर्शवादी विचारक है। इसके अलावा आपने बहुत सारे आदर्शवादी विचारक के नाम सुने होंगे। आप बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में पीपीटी में इस तरह से लिखा है, 1 मिनट। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं, पीस शांति की बात करते हैं, शांति तथा नैतिकता की बात करते हैं, एंड हमारे लाइफ का कुछ गोल है, मानवता की रक्षा करना, उसकी बात करते हैं, और रिजेक्ट करते हैं हॉब्स की विचारधारा, माइट इज राइट। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सब हो गया आपका। यहाँ पे सपोर्टर कौन कौन से हैं, इमैनुअल कांट, वुड्रो विल्सन एंड नॉर्मन एंगल्स। फिर आता है दूसरी विचारधारा क्या है आपकी, यथार्थवाद, इंटरनेशनल नेशन जो इंटरेस्ट होते हैं वही सब कुछ है। इसमें विचारधारा में रियलिज्म यानी यथार्थवाद विश्वास करता है, आपका पावर में विश्वास करता है, और माइट इज राइट हॉब्स की विचारधारा को सपोर्ट करता है। कहता है कि वर्ल्ड क्या है आपका, अराजकतावादी है, कोई भी आपकी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। आपके घरेलू लेवल पे आपकी सरकार है, लेकिन विश्व में कोई भी सरकार नहीं है आपका,
यूएन जो है आपकी सरकार नहीं है, क्योंकि यूएन जो है बहुत सारे राज्यों के सपोर्ट से आपका बना हुआ है, तो यूएन को हम वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि आपके घरेलू लेवल पे सरकार है, आपका नेशनल लेवल पे फिर आता है आपका स्टेट लेवल पे, इस तरह से। तो ये नेशनल इंटरेस्ट को काफी बल देते हैं। यथार्थवाद पढ़ते हैं आप यथार्थवादियों के बारे में, तो ये आपका आदर्शवादी थिंकर है आपके प्लेटो, इमैनुअल कांट, वुड्रो विल्सन, आपका अल्फ्रेड जिमर। ये आपके यहाँ पे आदर्शवाद की विशेषता दी हुई है मैंने। और अब चलते हैं यथार्थवादी। तो क्या होता है यथार्थवादी, कैसे शुरू होता है आपका यथार्थवाद? 1920 में आपका राष्ट्र संघ बनता है। उसके बाद ये बोलते हैं कोई युद्ध नहीं होगा, मानव तार्किक है। आपने बोला था पीस पॉसिबल है, यानी अब युद्ध की संभावना नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, दूसरा कोई विश्व युद्ध वर्ल्ड में नहीं होगा, कभी आप शांति भंग नहीं होगी, राष्ट्र संघ आपका सब कुछ कर लेगा। लेकिन 20 साल के बाद आपका दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू होता है